हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक रोमांटिक टाइम ट्रेवल चाइनीज ड्रामा जिसमें हमारी हीरोइन है जाओ लूसी। और आप मुझे कमेंट में जो बताना है कि आपको इसके और एपिसोड चाहिए या नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है लू फीफी, जो कि एक डॉक्टर होती है और वो हॉस्पिटल में सो रही होती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है कि आपका पेशेंट वेट कर रहा है। और हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर ना होने की वजह से उसे उठना ही पड़ता है। लू चली तो जाती है पर वहाँ पर जाकर वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ही अंधेरा होता है और वो सोच रही होती है कहीं पीछे से कोई अटैक न कर दे। तो लू वहाँ पर जाकर हाथ जोड़कर प्यार करने लग जाती है कि जो भी मेरे आसपास है मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। तभी पीछे से एक हाथ आता है उसके कंधे पर, तो लू अपनी सेफ्टी के लिए उसे पटक देती है। वो उसे पटक तो देती है पर बाद में उसे पता चलता है वो एक फेमस सिंगर है और लू भी उसकी फैन है। उसके बाद लू एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है। वो सिंगर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस सिंगर का नाम होता है जे चिंग, जो कि इस प्रोफेशनल में 5 साल से काम कर रहा है। जे चिंग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो लुओ ये भूल जाती है कि जे चिंग के हाथ में चोट लगी है और वो उसका हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ के उठने लगती है, जिससे जे चिंग को दर्द होता है। जे चिंग लुओ से कहता है कि फटाफट से पट्टी बांध दो, मुझे कॉन्सर्ट के लिए जाना है। जिसपे लुओ कहती है कि आप अपने फैंस के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और जेन चेन उसे अपने कॉन्सर्ट की 2 टिकट दे देता है। जैसे उसे पता चलता है कि लुओ भी उसकी फैन है और ये देखकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लुओ कॉन्सर्ट में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और वहाँ पर लुओ के पास एक डिवाइस होता है जो कि करंट मारता है। ये सिर्फ लियो ने अपनी सेफ्टी के लिए रख रखा है, अगर कोई इसको टच करेगा तो उसे शॉक दे सकती है। लुओ कॉन्सर्ट में जाने के लिए फटाफट से टैक्सी पकड़ती है और उस कार में रेडियो चल रहा होता है कृपया करके बाहर न निकले क्योंकि आज बहुत सारे उल्कापिंड गिरने वाले हैं जो कि 100 साल में पहली बार हो रहे हैं। लेकिन लुओ का ध्यान उधर नहीं होता, वो तो कॉन्सर्ट में ही खोई हुई थी और लुओ टैक्सी में ही सो जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर किसी को ठोक देता है, जिस वजह से टैक्सी ड्राइवर लुओ को वहीं पर छोड़कर उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। अब लुओ अकेली होती है तो पेशेंट की साइकिल उठाकर ही जाने लगती है। तब लुओ साइकिल चला रही होती है, तभी उसकी चेस्ट पर एक साइंसर दिखा रहा होता है और गलती से लुओ को भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। एक उल्कापिंड आकर लियो के ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ की सोल ऊपर की तरफ जा रही है और फिर किसी और देश में जाकर गिर रही है। अगले सीन में हमारा ड्रामा बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ओल्ड सेंचुरी में हम चले जाते हैं एंशिएंट टाइम में, जहाँ पर की बहुत सारे राजा है और ये राजा हमारे राशियों के हिसाब से है। जैसे कि एक राशि में बहुत सारे लोग हैं पर उनमें से एक उन सभी लोगों का राजा है और सभी राशियों के राजा के पास अलग अलग खूबियां है, मतलब की पावर है। सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग पानी के अंदर खेल रहे हैं और ये बिल्कुल फुटबॉल टाइप का मैच था जिसमें कि ये पानी के अंदर ही लात मार रहे थे और इनको इन सर्कल के अंदर गोल करना था। सबसे पहली राशि का राजा दिखाया जाता है जो कि उसी पानी में खेल रहा होता है। इसका नाम होता है बे टांग यी, जो कि एक राजा का बेटा है। लेकिन राजा की मृत्यु की वजह से सभी लोग इसको राजा की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कंडीशन फॉलो करनी है जिस वजह से ये अभी अच्छे से राजा नहीं बना है। दूसरी राशि का राजा दिखाया जाता है जो कि वहीं पर ही बैठे बैठे मैच देख रहा था। वो वहाँ पर तांगी की बुराई कर रहा था। इस राजा का नाम सांगयू है जिसके पास पावर है स्पीड की, और आपको आगे पता लगेगा कि क्यों ये राजा की बुराई कर रहा है। तीसरा राजा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठकर पक्षी से बात कर रहा था और इसका नाम है सू सुंग सियान, जो कि एनिमल्स की लैंग्वेज आसानी से समझ सकता है और बोल सकता है, मतलब एनिमल्स से बात कर सकता है। वहीं पर फिर अगला राजा दिखाया जाता है जो कि तांगी के बाद सबसे ज्यादा राज करता है, जिसका नाम था तांग मारान, और वो भी बाकी सभी राशियों के ऊपर राज करता है। तांगमा आता है और सबसे बात करने लग जाता है। उनके पास अलग अलग राज दरबार है जिसमें कि आधे आधे राजा बट रखे हैं, आदि आदि राशियों के राजा, और उसमें जितने भी राजा है वो तांगी की बुराई कर सकते हैं क्योंकि जब अच्छे से तांगी या राजा नहीं बन जाता तब से तांगी पे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो सब पे राज करे, क्योंकि जो तांगवा है वो तांगी की बात मानते हैं, जो तांगी के पास राजा है वो तांगी की बात मानते हैं। इसी वजह से वो उसकी बुराई कर रहा था और साथ ही तांगी और तांगमा भी ज्यादा बनती नहीं थी और वे दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते थे क्योंकि जितने भी वहाँ पर आ जाते वे एक दूसरे की बुराई करते रहते थे जिससे कि वो परफेक्ट बन सके। तांगी की बॉल तांगमा के पैरों में जाकर गिरती है, तब तांगमा उस बॉल को उठाता है और तांगमा की खूबी है वो उसे प्रोटेक्शन लगा सकता है और देख सकता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। वो देखता है कि वो लोगों को किस कर रहा है और साथ में लुओ के 2-3 सीन दिखाए जाते हैं। इसका मतलब लुओ और तांगमा में कुछ कनेक्शन है। वो तांगी को वो बॉल दे देता है और उसी के साथ साथ लुओ भी पानी में गिर जाती है। लुओ अपना सिर पानी से बाहर निकालती है, वो तांगी को अपने सामने देखती है। इसकी शक्ल जैन चैन की तरह दिखती थी। लुओ कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने कॉन्सर्ट में होना चाहिए था। उतने में लियो पानी में बेहोश हो जाती है तो तांगी लुओ को पानी से बाहर निकालता है और दूसरी तरफ वहाँ पर एक और राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम है बे वू चुन। उसके पास पावर है, ये अपने दिमाग से किसी भी चीज को इधर उधर
गर्दन खिसका सकता है। और वहाँ पर खड़े सभी राजा लुओ को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लुओ की ड्रेस बिल्कुल भी नहीं मिलती थी पुराने जमानों से लेकर। तो सभी डिसाइड करते हैं कि हमें इस लड़की को मार देना चाहिए। तांग यी को भी लगता है कि लुओ उस पर हमला करने आई थी, क्योंकि तांग यी एक राजा है। लेकिन तांगमा को पता है कि उसके साथ आगे चल के एक रिलेशन है, इसलिए तांगमा मना कर देता है और कहता है कि तुम इसको नहीं मार सकते। तांग यी कहता है कि क्यों, और तांगमा बताता है कि ये मेरे दरबार में काम करती है और ये मेरे वहाँ की लड़की है और तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है मेरी वहाँ की लड़की पर हुक्म जमाने का। तांग यी कोशिश करता है कि उस लड़की को वहीं पर रोक देने का, यानी कि लुओ को, लेकिन तांगमा वहाँ से उसे लेकर चले जाता है, क्योंकि तांगमा है तो असल में अंकल ही यांग यी का। तांग यी अपने वहाँ के राजा से कहता है कि उससे कहो कि वो तांगमा पे नजर रखे, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि तांगमा ने झूठ बोला है, क्योंकि इससे पहले तांगमा कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आया है। और यहाँ पर एक और चीज है, तांगमा भले ही अंकल है तांग यी का, लेकिन आज तक तांगमा भी कभी रिलेशनशिप में नहीं आया है और दोनों के दोनों काफी जवान है। जनरल चू को दिखाया जाता है, जिसके पास पावर है कि वो अपनी चारों ओर शील्ड बना सकता है, ताकि कोई भी हमला हो तो उस शील्ड के अंदर ना आ सके। जनरल चू मतलब जितने भी सिपाही है और उन सबको ट्रेनिंग भी देता है। वहाँ पर एक राजा आकर जनरल चू को कह देता है कि आपको तांगमा पर नजर रखनी है। लुओ का सीन दिखाया जाता है, जो कि गद्देदार बेड पर सोई होती है। जैसे लुओ की आंख खुलती है तो उसके सामने एक मेड होती है, जो कि तांगमा ने रखी थी। लुओ की ड्रेस भी बिल्कुल ही चेंज होती है, जिसे देख करके वो हैरान हो जाती है। लुओ को लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई शूटिंग चल रही है, इसी वजह से सारा गेटअप ऐसा हो रखा है। लुओ उस मेड पर चिल्लाती है कि तुम्हारा बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि तुम किसी भी बिना पूछे तो तुम उसको यूज करो। और लुओ वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मेड गेट पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। लुओ कहती है ठीक है, पर जो मेरा सामान था वो तो मुझको दे दो। वो मेड लुओ का सारा सामान लेकर आती है। वो फटाफट से अपने बैग से वो शॉक वाली मशीन निकालती है, उस मेड को वहां से डरा कर फिर वहां से भाग जाती है। और वहां से भाग जाने पर इतने सारे लोग लुओ के पीछे भाग रहे होते हैं और ये सब जनरल चू भी देख रहा होता है। लुओ गलती से जनरल चू के ऊपर एक गमला फेंक मारती है, लेकिन पता नहीं उस टाइम पर जनरल चू का जादू क्यों काम नहीं करता और सारा गमला जनरल चू के ऊपर गिर जाता है। इस वजह से जनरल चू को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। जनरल चू एक तो राजा है, बाकी सब वहाँ पर छोटे हैं और उनके सामने जनरल चू की बेइज्जती हो गई है, जिस वजह से जनरल चू दोबारा से लियो से कहते हैं तुम ये गमला दोबारा से मेरे ऊपर मारो। लुओ तो पहले मना करती है, पर जनरल चू फिर चिल्लाते हैं। फिर वो तैयार हो जाती है और फिर से जनरल चू के ऊपर गमला मारती है और इस बार भी जनरल चू का जादू काम नहीं करता और ये सब तांगमा देख रहा होता है और लुओ को कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। तांगमा लुओ को अपने कक्ष में लेकर जाता है और लुओ से उसका नाम पूछता है और लुओ कहती है कैलेंडर में कौन सा दिन चल रहा है, जिसपे तांगमा कहता है कि 33वां वर्ष चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये कितने पीछे चली गई थी, लेकिन फिर भी लुओ को यकीन नहीं होता है। तो लुओ कहती है कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा काम है तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन अचानक से तांगमा के कक्ष में इतने सारे भोजन पकवान आ रहे थे, जिसे देखकर लुओ कहती है मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी। जनरल चू अपनी सारी बातें तांगमी को बताता है तो तांगी एक जनरल चू को इनाम देता है, क्योंकि इतनी सारी पावर होने के बाद भी जनरल चू एक मामूली लड़की से हार गया था। तो तांगी एक कार्टून की ड्राइंग बना के देता है, जो कि जनरल चू की होती है। उसके ऊपर गमला गिर रहा था, लेकिन जनरल चू को तांगी की वो ड्राइंग एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा है तांगी से। लुओ अपने कक्ष में बैठकर खा रही होती है, तब उसकी नजर पड़ती है कि मेरा खाना अचानक से गायब क्यों हो रहा है। तो लुओ तब टेबल के नीचे देखती है तो वहाँ पर एक लड़की होती है, जो कि फटाफट से कक्ष से भाग जाती है। तो लुओ भी उस बच्ची के पीछे उसे मारने के लिए जा रही होती है। उतने में लुओ एक गड्ढे में फंस जाती है, जिसमें से बस लुओ एक बुढ़े आदमी का चेहरा देख पाती है, जो कि उस पर हंस रहा था। और वहाँ पर एक लड़की आती है रेड कलर का कपड़ा पहनकर, जो कि लुओ को पीछे से लात मार देती है। लुओ पहले चिल्लाती है उसके ऊपर, लेकिन अब वो राजमहल से बाहर निकल चुकी है। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, हमें उससे मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना ऐसी और अगले एपिसोड के लिए। लुओ महल से निकलने के बाद सीधा मार्केट में जाती है। लुओ को वहाँ पर जाकर पता चलता है कि आज एक फेस्टिवल है, जिसमें कि एक कोई भी लड़की एक लड़के को गुड्डा देगी। अगर लड़का उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो आगे चल के उनकी शादी होगी। इससे आगे मैं अगले एपिसोड में कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और एक्सप्लेनेशन के लिए। चलो तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।